हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और जी हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नंबर 13 टू 15 के बारे में। बेटा मैंने जैसा कि आपसे पहले भी कहा था कि हमारा टारगेट ये है कि अब हम रादर देन की बहुत सारी चीजों को एक साथ सॉल्व करके एक बड़ी सी वीडियो बना दें, उसको छोटा कर देते ताकि आप लोगों के लिए भी कोई दिक्कत ना हो समझने में। और खैर मुझे तो क्या दिक्कत होगी, है ना। तो बेटा जी बिल्कुल आज के सेशन में 13, 14, 15 क्वेश्चंस को देखेंगे, फटाफट से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो मेक श्योर कि आप पेन और पेपर लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि जैसे सवाल आएगा आप वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, देखोगे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो कि कहता है अ स्प्रिंग स्टोर्स 5 जूल ऑफ एनर्जी व्हेन स्ट्रेच बाय 25 सेंटीमीटर। कोई भी स्प्रिंग है जो कि क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है 5 जूल एनर्जी को जब उसको स्ट्रेच किया जाए बाय 25 सेंटीमीटर। इट इज कैप्ड वर्टिकल विद द लोअर एंड फिक्स। उसको हमने वर्टिकल रखा हुआ है और उसका लोअर एंड जो है उसको हमने फिक्स करके रखा है। अ ब्लॉक फास्टन टू इट अदर एंड, उसके दूसरे एंड पे एक डब्बे को हमने लगा दिया एंड इट इज मेड टू अंडरगो द स्मॉल ऑसिलेशन, और छोटे छोटे ऑसिलेशंस उससे करवाए जा रहे हैं। इफ द ब्लॉक मेक्स 5 ऑसिलेशंस ईच सेकेंड, व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक। ये ब्लॉक अगर 5 ऑसिलेशन एक सेकंड में करता है तो व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक, ये आपको बताना है। बता पाओगे? पहला ट्राई तुम लोग करो, खुद से सोचो, समझो, दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा कैसे करने इस क्वेश्चन को सॉल्व। किया ट्राई? कैसे करें भाई? बड़ी सिंपल सी बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना ज्यादा वाला। हाँ जी, तो हमने बोला कि पहली बात तो सर डायग्राम तो बना ले एक बार। इसका डायग्राम देखोगे तो ये डब्बा आपको यहां दिखेगा ऐसा, इट इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग। डब्बे का मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये सिस्टम को जब हमने देखा तो पता चला साहब कि ये क्या कर रहा है, छोटे छोटे से ऑसिलेशंस कर रहा है। क्या कर रहा है? छोटे छोटे से ऑसिलेशंस कर रहा है। यहां पे जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो सकती है, इट इज ऑफ 5 जूल व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय 25 सेंटीमीटर। जब इसको 25 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई कितनी? 5 जूल की। तो यार मैंने क्या बोला कि लेट अस से दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन हो जाएगी। ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, यहां पे कहीं पे नेचुरल लेंथ मुझे दिख रही होगी इसकी। दिस इज द प्लेस जहां पे स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी। जैसे हमने इसको किया ये कंप्रेस हुआ और इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ गई बेटा, ठीक है साहब। जब 25 सेंटीमीटर का स्ट्रेच किया तो एनर्जी स्टोर हुई 5 जूल। बहुत ही शानदार बात बोलिए कि यू विल बी 5 जूल व्हेन x is equals to 25 सेंटीमीटर। यू विल बी 5 जूल व्हेन x equals to 25 सेंटीमीटर। और अगर x 25 सेंटीमीटर होगा, अगर x 25 सेंटीमीटर होगा तो भाई मीटर में कन्वर्ट किया तो 25/100 मीटर, 1/4 मीटर। और आपको याद हो तो एनर्जी जो स्टोर होती है इट इज गिवन बाय हाफ के एक्स का स्क्वायर। सही बात है सब। ये मकसद क्या है आपका? है मकसद क्या है, क्यों हम ये सब कर रहे हैं? बिकॉज मुझे इससे के का वैल्यू मिल जाएगा जो कि अभी अनजान है। के का वैल्यू क्यों चाहिए अभी बताता हूं तुम लोगों को। भाई इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो u की जगह 5 पुट करूंगा, x की जगह 1/4 पुट करूंगा। सो 5 इज इक्वल्स टू हाफ के इंटू 1/4 का स्क्वायर। 5 इज इक्वल्स टू 1/2 के 1/4 का स्क्वायर। ये 2 उधर जाएगा तो 5 इंटू 2 शुड बी इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय 1/16। सो के का वैल्यू बनेगा 160 न्यूटन पर मीटर। के का वैल्यू जो बनेगा इट कम्स आउट बी 160 न्यूटन पर मीटर। सही बात है, के का वैल्यू 160 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब वो बोल रहा है कि इफ द ब्लॉक मेक्स 5 ऑसिलेशन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में 5 ऑसिलेशन, तो एक सेकेंड में कितने? 5 ऑसिलेशन। बेटा क्या ये फ्रीक्वेंसी तो नहीं है कहीं? इन 1 सेकेंड इट इज मेकिंग 50 ऑसिलेशंस। क्या ये फ्रीक्वेंसी तो नहीं है कहीं? तो साहब बिल्कुल उन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दी है 5।
चलो भाई, तो ओमेगा कितना मिलेगा आपको? ओमेगा होता है सर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यही होता है ना ओमेगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई इंटू 5 यानी कि 10 पाई। तो ओमेगा की कहानी 10 पाई हो जाएगी। लो भाई साहब, तो मुझे के मिल गया, मुझे ओमेगा मिल गया और मुझे मास कैलकुलेट करना है। भाई बता दो जल्दी से, क्या दिमाग लग सोच रहे हो तुम लोग? अब मुझे के मिल गया, मुझे ओमेगा मिल गया। नाउ वी नो द रिलेशन दैट के इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, के इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो एम इज इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय ओमेगा का स्क्वायर। के की जगह पे 160 और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे 10 पाई का स्क्वायर यानी 100 पाई स्क्वायर। बेटा जी पाई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है इट कम्स आउट बी 9.85 समथिंग समथिंग, जिसको कि अप्रोक्सीमेटली मैं 10 लिख सकता हूं। पाई स्क्वायर का वैल्यू होगा 9.85 समथिंग समथिंग, जिसको अप्रोक्सीमेटली मैंने 10 लिखा। तो भाई ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा एंड द मास कम्स आउट बी 0.16 kg, और यही है हमारा फाइनल आंसर। मास जो बनेगा इट कम्स आउट बी 0.16 kg, और यही हमारा बिल्कुल फाइनल वाला आंसर आएगा। सो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 13 आपको बात समझ आ रही होगी। हाँ, क्लियर चल रहा है फंडे? सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो एनर्जी उसने दे रखी थी, इस एनर्जी का इस्तेमाल करके हमने फाइंड किया द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि भाई 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशन, तो मैं समझ गया वो फ्रीक्वेंसी होती है भाई। तो यहां से ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं वो निकालना था, तो 2 पाई एफ लगाया और एफ की जगह 5 पुट करके 10 पाई इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। नाउ ओमेगा है, के है, तो भाई साहब के इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम इक्वल्स टू के बाय ओमेगा का स्क्वायर। अरे ये होता ना, पक्का ना? सॉल्व करा 0.16 kg, दिस इज द आंसर। तो छाप लो जल्दी से, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 13। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट किया सभी ने? पक्का मिटा दूं इसको मैं? ओके, तो चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमसे? सर क्वेश्चन 14 कह रहा है देयर इज अ स्मॉल ब्लॉक हैविंग द मास ऑफ स्मॉल एम। वो दिख रहा है छोटा ब्लॉक? हाँ सर। इट इज कैप्ड ऑन द बिगर ब्लॉक, बड़ा ब्लॉक भी दिख रहा है जिसका मास कैपिटल एम है, विच इज अटैच्ड टू द वर्टिकल स्प्रिंग कांस्टेंट के एज शोन इन द फिगर। बेटा ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, बड़ा डब्बा बड़ा कैपिटल एम, छोटा डब्बा मास छोटा एम। द सिस्टम ऑसिलेट्स वर्टिकली, पूरा सिस्टम वर्टिकल ऑसिलेशन करेगा। यू हैव टू फाइंड द पहली चीज रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो व्हाट इज द नेट फोर्स या व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द छोटा वाला डब्बा, ये कैलकुलेट करना है। सेकंड चीज, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक एट दिस पोजीशन। भाई इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस ऊपर गए तो नेट फोर्स कितना लग रहा है वो बताना है, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा वो बताना है, और यह भी बताना है कि ये जो नॉर्मल फोर्स है वो छोटा कब होगा, स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड उसका कब होगा। ठीक है। थर्ड चीज, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विद विच द टू ब्लॉक्स में ऑसिलेट टुगेदर। अब मैं चाहता हूं कि दोनों ब्लॉक साथ में ऑसिलेट करें, दोनों ब्लॉक साथ में ऑसिलेट करें तो कितना एम्पलीट्यूड होना चाहिए, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, ये आपको बताना है। बता पाओगे इसको? एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है इस सवाल को सॉल्व। मैं बिल्कुल साइड हट रहा हूं, तुम देख लो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताऊं कैसे करना है। हो गया? अरे वीडियो पॉज कर लिया करो। कर लिया सॉल्व? कर लिया तुमने सॉल्व? कर लिया सॉल्व तुमने? हैं? ओके साहब, बड़ी सिंपल सी बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर एक बार पहले डायग्राम बना लेते हैं। बेटा जी डायग्राम बनाया मैंने, यहां पे एक डॉटेड लाइन बनाई दैट रिप्रेजेंट्स द नेचुरल लेंथ, फिर एक और डॉटेड लाइन बनाई दैट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और डब्बों को अभी मैंने यहां पे रखा गया है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के, कैपिटल एम, छोटा एम,
ये मीन पोजीशन जिसको कि हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं बेटा, है ना, ये मीन पोजीशन है और यही हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये नेचुरल लेंथ वाली बातें थी, यहां पे दिस इज ऑल फॉर द इक्विलिब्रियम, दिस इज ऑल फॉर द इक्विलिब्रियम। ये नेचुरल लेंथ पे था, लेकिन ये जैसे नीचे आया अब इक्विलिब्रियम पे आया बेटा। ठीक है सर, ठीक है। एक्स नॉट डिस्टेंस अभी वो नीचे आया है जब वो इक्विलिब्रियम पे आया बेटा, ठीक है। तो स्प्रिंग इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी विच इज गिवन बाय के एक्स नॉट, और नीचे की तरफ इस पे जो फोर्स आएगा दैट इज गिवन बाय कैपिटल एम प्लस का स्मॉल एम इनटू जी। चलिए भाई, ये सारी बातें तुम्हें पता है, इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स 0 होता है तो कहानी खत्म हो सकती है। लेकिन मुझे कुछ और चाहिए सर। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर अगर x डिस्टेंस पे गए तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो मैं यहां पे आ जाता हूं बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम ऊपर x डिस्टेंस पे जाते हैं तो व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। ये पूछा है वो, छोटे वाले डब्बे पे क्या फोर्स लग रहा होगा, है ना, यही पूछा ना बेटा। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x अबव द इक्विलिब्रियम। तो ऊपर जाके मैं सिर्फ छोटे वाले डब्बे को ही बना रहा हूं, बाकियों को मैं भूल रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो छोटे वाले डब्बे पे क्या होगा बेटा, आप इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस ऊपर गए, छोटे वाले डब्बे पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा सर, mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और बोलो साहब इसके ऊपर mg तो ऐसे हो गया, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा r, बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक और फोर्स, क्या स्प्रिंग का कोई इफेक्ट आने वाला है इस पे, क्या स्प्रिंग का कोई इफेक्ट इस पे आएगा, नहीं सर, स्प्रिंग फोर्स इस पे नहीं लग सकता। एंड द रीजन इज बीइंग कि स्प्रिंग जो है, बोलो, द रीजन इज बीइंग क्योंकि स्प्रिंग जो है वो कैपिटल एम से अटैच्ड है। तो एक तो mg इसका नीचे की तरफ और दोनों कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स ऊपर की तरफ। बेटा जी क्या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर है, हां सर, और अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर है तो देयर विल बी द सर्टेन एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। एसएचएम की कंडीशन के तहत ये बात बोल सकता हूं मैं, एसएचएम की जो इक्वेशन है उसके तहत क्या ये बातें बोली जा सकती है, बिल्कुल बोली जा सकती है। तो इस पे एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम लगेगा। अब आपको कैसे पता चला कि एसएचएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो भाई मैंने कैलकुलेट किया। यहां पे कैसे कैलकुलेट किया, इक्विलिब्रियम पे था, फर्दर और डिस्प्लेसमेंट नीचे लेके जाओ, कैसे, मान लो मैं यहां पे आ जाता हूं, यहां पे आया एट अ डिस्टेंस ऑफ x डैश फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पे अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो द नेट फोर्स इज गिवन बाय, क्या क्या नेट फोर्स होगा बताना बेटा। अगर मैं इक्विलिब्रियम से नीचे x डैश नीचे आ जाऊं तो नेट फोर्स की कहानी बताना जरा यहां पे। सो आई थिंक इट इज गिवन बाय k x डैश प्लस x नॉट माइनस का कैपिटल M प्लस का स्मॉल m इनटू g। क्या आई थिंक यही फोर्स होने वाला है सर, ये नेचुरल लेंथ थी तो x नॉट प्लस x डैश नीचे आए तो एक तो लगेगा स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ k x प्लस x नॉट, और एक लगेगा फोर्स नीचे की तरफ गिवन बाय कैपिटल M प्लस का स्मॉल m इनटू g। तो सीधी सी बात है, यहां पे नेट फोर्स इज गिवन बाय ये माइनस का ये। बेटा जी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या देखने को मिल रहा था सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो देखने को मिला वो ये है कि k x नॉट बराबर है कैपिटल M प्लस का स्मॉल m इनटू g के। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या देखने को मिला कि साहब नेट फोर्स 0 होता है, इसलिए k x नॉट कैपिटल M प्लस स्मॉल m g के बराबर है। तो इट कैन बी रिटन एज k x डैश प्लस k x नॉट माइनस का कैपिटल M प्लस का स्मॉल m इनटू g। यार k x नॉट तो इसके बराबर है तो ये आपस में खत्म हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद k x डैश। तो आई थिंक बात तुम्हें क्लियर हो रही है कि नेट फोर्स अगर k x डैश है तो एसएचएम की बातें बोली जा सकती है यहां पे। हाँ डायरेक्शन तुमने पहले ही पॉजिटिव वाली साइड ले लिया है इसलिए वो अलग बात है, बट ठीक है। पर क्या नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल है साहब, यानी कि ये एसएचएम की कहानी है और एसएचएम की कहानी में जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो एसएचएम हो रहा है, ये सब नेगेटिव आता है ना एसएचएम में, तो यहां पे अरे पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने डायरेक्शन पहले ही kx को पहले ले लिया है, डायरेक्शन तुमने पहले ही टुवर्ड्स द मीन पोजीशन वाली पहले कंसीडर कर लिया, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप ये करते हैं कि m प्लस m माइनस का k x डैश प्लस x नॉट तो आपकी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई करती, पर ठीक है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड कंसीडरेबल है, यहां पे डायरेक्शन आपने पहले ही टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ले ली है,
इसे आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। बट क्या ये एसएचएम को डिनोट करता है? बिल्कुल करता है। और एसएचएम में कंडीशन है बेटा कि जो एक्सेलरेशन होगा इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो अब पार्टिकल को अगर आप इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस ऊपर लेके गए, पार्टिकल को अगर आप इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस ऊपर लेके गए तो व्हाट आर द फोर्सेस? mg नीचे लगेगा, r ऊपर की तरफ लगेगा और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आएगा। तो चलिए बेटा जी, लेट्स कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो इस पे लगने वाला द नेट फोर्स इज गिवन बाय बेटा क्या होगा साहब? mg माइनस का r शुड बी इक्वल्स टू ma। तो नेट फोर्स एक तो mg माइनस r होगा और एक ma होगा। बेटा एक्सेलरेशन, क्योंकि SHM हो रहा है और SHM हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? SHM हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस ऊपर है तो बताओ व्हाट इज द नेट फोर्स? सर kx शुड बी इक्वल्स टू ma। अरे इक्विलिब्रियम से कितना ऊपर आए हो? x डिस्टेंस ऊपर आए तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो kx शुड बी इक्वल्स टू ma। x या फिर मैं बोलूं a शुड बी इक्वल्स टू k बाय m डॉट x। a शुड बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x। तो एक्सेलरेशन जो होगा ओमेगा स्क्वायर x होगा। तो यहां पे जो नेट फोर्स की बातें हम कर रहे थे उसमें आप चाहें तो ma लिखिए तो ठीक रहेगा। तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर x। बेटा ओमेगा की जगह k बाय m लिखना ज्यादा बेटर है, तो m इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बेटा जी मास की बात करो यहां पे मास की बात करें तो एक मिनट रुकना, kx should be equals to small m plus capital M into a। पूरा सिस्टम आ रहा है ना क्योंकि ऊपर। अरे जब हम इक्विलिब्रियम से ऊपर जाएंगे तो नेट फोर्स क्या होगा? सर kx should be equals to small m plus capital M into a। तो a should be equals to k divided by small m plus capital M into x। इस a को उठा के यहां पटक दें तो वी आर लेफ्ट विथ स्मॉल m प्लस कैपिटल M। एक मिनट रुको, इसको सही कर देता हूं। हाँ, तो इट इज गिवन बाय m इंटू k डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू x। तो क्या पूछ रहा था आपसे? व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग इन द ब्लॉक? छोटा वाला, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सो दिस इज द नेट फोर्स गिवन बाय दिस स्मॉल m प्लस कैपिटल M। देखो बेटा इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं थी यहां पे, बट मुझे तुम्हें प्रमाण देना था कि एसएचएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि kx नॉट बराबर होगा स्मॉल m प्लस कैपिटल mg के। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई इक्विलिब्रियम पे? हां सर। जब वो इक्विलिब्रियम से और नीचे आया x डैश तो यहां पे देखा नेट फोर्स आ रहा है kx डैश, ये तो एसएचएम के लिए होता है। तो मुझे पता चला कि साहब इनका सिर्फ ऑसिलेशन नहीं बल्कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन जिसको कि एसएचएम कहते हैं। तो यह पता चला कि एसएचएम हो रहा है यहां पे। और एसएचएम की बड़ी अच्छी बात है कि एसएचएम के दौरान जो फोर्स या फिर जो एक्सेलरेशन होता है इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो हमने बोला जब ये इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो छोटे वाले डब्बे का एफबीडी बनाया, नॉर्मल फोर्स क्योंकि कांटेक्ट है तो ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। रही बात एक्सेलरेशन की तो इट शुड बी टुवर्ड्स द बेटा मीन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन शुड बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो छोटे ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स होगा mg माइनस r या फिर ma। सही बात है। छोटे वाले डब्बे पे लगने वाला फोर्स mg माइनस r जो कि ma होगा। तो नेट फोर्स को मैंने लिखा ma, और बेटा क्योंकि SHM हो रहा है तो SHM होने के लिए एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू बेटा k डिवाइड बाय टोटल मास, दोनों ब्लॉक्स का मास आएगा यहां पे, इनटू x, जो भी डिस्प्लेसमेंट यहां पे हुआ वो हमने कंसीडर किया। इस एक्सेलरेशन को यहां पुट करूंगा तो ये मुझे नेट फोर्स मिलेगा विच इज एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। छोटे वाले डब्बे पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो है बेटा ये, छोटे वाले डब्बे पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो है ये। ठीक है, तो आपसे पहला सवाल पूछा था उसने कि छोटे वाले डब्बे पे नेट फोर्स कितना है, सो हमने बता दिया कि भाई कितना फोर्स लग रहा है। सेकेंड चीज वो पूछता है फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक एट दिस पोजीशन। इसी जगह पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा, यानी कि अब वो आपसे आर की वैल्यू भी मांग रहा है, इसी जगह पे आर कितना होगा। तो लो सर यहां से निकाल देंगे।
सो आर शुड बी गिवन बाय mg माइनस का ma। आर कितना हो जाएगा बेटा, mg माइनस ma। अरे भैया नेट फोर्स mg माइनस आर भी है और नेट फोर्स ma भी है, तो mg माइनस आर शुड बी इक्वल टू ma, तो r शुड बी इक्वल टू mg माइनस ma। a का वैल्यू तुम्हें पता है, a का वैल्यू लिखो, तो r बनेगा mg माइनस का m इंटू के एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। लो भाई r का भी वैल्यू आ गया। उसी पोजीशन पे r कितना था, सो हमने वो बता दिया कि ये है r। तो बेटा पहली चीज आपने कैलकुलेट करी द नेट फोर्स, दूसरी चीज आपने करी द रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स यानी कि नॉर्मल फोर्स, है ना। पहली चीज हमने नेट फोर्स फाइंड किया, दूसरी चीज हमने नॉर्मल रिएक्शन फाइंड किया। नाउ द थर्ड थिंग व्हाट कैन बी द, ओह रुको, व्हेन इज दिस फोर्स स्मॉलेस्ट इन मैग्नीट्यूड, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन आपने निकाला है ये सबसे छोटा कब होगा। आर की वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है? सब मेरे हिसाब से आर मिनिमम तभी हो सकता है जब, आर का वैल्यू मिनिमम तभी हो सकता है, अरे इतना गुस्सा नहीं होते, हाँ बेटा जी आर का वैल्यू मिनिमम कब होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी मैक्सिमम। आर मिनिमम तभी हो सकता है जब एक्स मैक्सिमम हो जाए, और एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है सर? मैक्सिमम तभी हो सकता है जब ये मैक्सिमम हाइट पे हो। जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो क्या उस केस में x भी मैक्सिमम होगा? जब ये डब्बा अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उस टाइम पे ये x क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और जब x मैक्सिमम होगा तो r मिनिमम होगा बेटा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब ये डब्बा मैक्सिमम हाइट पे होगा तो x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब x की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब r की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। एंड आई थिंक अभी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। तो वो पूछता है कि भाई बताना जरा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मिनिमम कब होगा, स्मॉलेस्ट इन मैग्नीट्यूड कब होगा? तो उसका जवाब है एट द मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट। तो बेटा जी आर की वैल्यू मिनिमम कहां हो सकती है? मैक्सिमम हाइट पे, क्योंकि एट द मैक्सिमम हाइट एक्स की वैल्यू मैक्सिमम, और अगर एक्स मैक्सिमम तो आर मिनिमम होगा। समझ गए बात को? पहला पार्ट कंप्लीट, दूसरा पार्ट कंप्लीट, और अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर जो बोलता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विद विच द टू ब्लॉक्स में ऑसिलेट टुगेदर। मैं चाहता हूं दोनों ब्लॉक साथ में ऑसिलेट करें। मैं क्या चाहता हूं कि दोनों ब्लॉक साथ में ऑसिलेट करें, कभी ये एक दूसरे से अलग ना हो। तो चलिए भाई दिमाग लगाते हैं और कहते हैं फॉर बोथ द ब्लॉक्स, for both the blocks to oscillate together, मैं चाहता हूं दोनों ब्लॉक्स को साथ में ऑसिलेट कराया जाए। तो फॉर बोथ द ब्लॉक्स टू ऑसिलेट टुगेदर R शुड बी ग्रेटर देन 0। भाई साहब R क्या है? नॉर्मल फोर्स। कब आता है? जब कांटेक्ट होता है। अरे R 0 हो गया तो क्या कांटेक्ट छूट जाएगा? साथ छूट जाएगा। सही बोल रहे हो, यानी कि जब R 0 हो जाए या 0 से कम हो जाए तो साथ छूट जाएगा डब्बों के बीच में। मैं नहीं चाहता हूं सर इनके बीच का साथ छूटे, मैं चाहता हूं ये हमेशा ही ऐसे ही खुशी खुशी ऐसे चम करते रहे साथ में। तो मैं नहीं चाहता हूं इनका साथ छूटे, इनका साथ ना छूटे, उसके लिए R शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बेटा जी R शुड बी ग्रेटर देन 0 करा तो R का वैल्यू ये रहा mg माइनस का m के x डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इट शुड बी 0। तो mg माइनस का m के x डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस का कैपिटल M एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो mg शुड बी ग्रेटर देन m के x डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M। m से m निपट जाएगा तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू g डिवाइडेड बाय k शुड बी ग्रेटर देन x। तो x का जो वैल्यू होगा वो इससे तो कम ही होगा, x का जो वैल्यू होगा इससे कम होना चाहिए, यानी कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकते हैं हम लोग अगर लेना हो तो। सर मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं लेने जाऊं तो इट शुड बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g डिवाइडेड बाय k। अगर मैं एक बार के लिए मैक्सिमम वैल्यू पे डील कर लूं तो वो इतना हो सकता है। अच्छा, और वो आपसे क्या मांग रहा है? वो हमसे मांग रहा है सर द
एम्पलीट्यूड, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? तो भाई साहब क्या यही हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी है? अरे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही तो एम्पलीट्यूड होता है, तो यही तो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी आएगा। तो x की वैल्यू जो भी हो, ये मैक्सिमम हो सकती है जिसपे दोनों ब्लॉक साथ में ऑसिलेट करें। ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जिसपे दोनों ब्लॉक साथ में ऑसिलेट करें, लेकिन अगर वैल्यू इससे ज्यादा हो गई तो फिर वो ऑसिलेट साथ में नहीं कर पाएंगे। अगर वैल्यू इससे ज्यादा हो गई x की, या फिर एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा हो गया, तो ये ब्लॉक साथ में ऑसिलेट नहीं करेंगे। यानी कि x की वैल्यू इससे तो कम होनी चाहिए, और मैक्सिमम अगर लेना चाहो तो इससे मैक्सिमम नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो यह है कहानी फॉर द क्वेश्चन नंबर, कौन सा चल रहा था अपना, 14। तो छापना शुरू करेंगे कहां से? यहां से। ये सारी बातें, ये डायग्राम वगैरह देख लो, भावनाओं को समझना डायग्राम की, वो कहना क्या चाहता है। तो जल्दी से छापो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छाप लिया सभी ने? पक्का? चल इधर आओ, ये भी लिख लो। हो गया? लिख लिया सभी ने? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा जी, तो यहां पे कहानी समाप्त होती है क्वेश्चन नंबर 14 की, और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सो क्वेश्चन 15 क्या कहता है? द ब्लॉक्स ऑफ मास m1 शोन इन द फिगर इज फास्टेंड टू द स्प्रिंग। ये m1 ब्लॉक है जिसको कि स्प्रिंग से बांध के रखा है। एक ब्लॉक m2 को इसके साथ आगे कांटेक्ट में रखा हुआ है, दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ। फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में कितना कंप्रेशन होगा ये बताना है। द ब्लॉक्स आर पुश्ड फर्दर बाय अ डिस्टेंस ऑफ दिस। अगर इन ब्लॉक्स को फर्दर पुश किया जाए बाय दिस डिस्टेंस अगेंस्ट द स्प्रिंग एंड रिलीज, फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक सेपरेट। आपको वो पोजीशन भी बतानी है जहां पे दोनों ब्लॉक सेपरेट होते हैं। एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द कॉमन स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। तो भाई एट द टाइम ऑफ सेपरेशन इनकी कॉमन स्पीड क्या है ये भी बतानी है। बता पाओगे? जो पुरानी क्वेश्चन था उसी का बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया, उसको इंक्लाइन प्लेन पे लेके आ गए। तो बस वहां पे आप वर्टिकल में सॉल्व करते थे, यहां पे एंगल वगैरह आ जाएंगे कुछ। देखो ट्राई तो करो, देखो तो सही क्या आंसर आता है, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ट्राई करें सभी लोग। क्या ट्राई? क्या करे भाई? चलो इसको थोड़ा इज्जत से बढ़िया साइड में ही सॉल्व करते है ना, और ये सारी बातें हम मिटा देते हैं यहां से। तो भाई इज्जत के साथ बढ़िया तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और डायग्राम को तरीके से बनाएंगे। तो यहां पे आप देख रहे हो, सो एक इंक्लाइन प्लेन बनाया, हैविंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू बी थीटा। बिल्कुल सब थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यहां पे मैं कहीं पे बना लेता हूं, लेट अस से द पोजीशन व्हेन द स्प्रिंग इज इन द नेचुरल लेंथ। समझना बात को। मैं दो पोजीशंस बना रहा हूं यहां पे। एक तो ये वाली पोजीशन बनाई मैंने, ये नेचुरल लेंथ वाली है जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे थी, एंड ये वाली बना रहा हूं जब वो इक्विलिब्रियम में आई है बेटा। अब तुम भी जानते हो कि जब यहां पे ब्लॉक्स लगाए जाएंगे m1 और m2 मास के, तो होगा यूं कि स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे बिकॉज ऑफ द फोर्स जो कि अलोंग द इंक्लाइन लगता है, m1 प्लस m2 g साइन थीटा। भूल गए तुम लोग? हाँ सर भूल गए हैं, अब नहीं आता याद वो पुरानी बातें। क्या यार, एक फोर्स लगता था mg साइन थीटा वाला, यहां लगता था mg कॉस थीटा वाला, यहां लगता था mg वाला, यहां लगता था नॉर्मल वाला। तो भाई साहब बिकॉज ऑफ द mg साइन थीटा वो नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। भाई एक ऐसा समय आएगा जब स्प्रिंग फोर्स इस mg साइन थीटा के बराबर हो जाए, एंड दैट इज द पॉइंट फॉर द इक्विलिब्रियम बेटा। एक ऐसा समय आएगा जब ये स्प्रिंग फोर्स mg साइन थीटा के बराबर हो जाए, वो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। मान लीजिए यहां से लेके यहां तक स्प्रिंग में कंप्रेशन आया x0 का। मान लीजिए ये नेचुरल लेंथ जहां पे स्प्रिंग अपने बिल्कुल कोई कंप्रेशन नहीं होगा, स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ में है, जैसे वो यहां पे आए कंप्रेशन हुआ x0। अब आप देख के बताइए मुझे, क्या स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ विच इज गिवन बाय kx0? बिल्कुल लगाएगा सर।
क्या इन दोनों ब्लॉक्स पे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा गिवन बाय m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा वाला? तो यहां से एक फोर्स लगेगा m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा वाला, और यहां से लगेगा kx नॉट वाला। तो जरा बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या नेट फोर्स जीरो होता है? पहला सवाल ही शायद उन्होंने ये पूछा है, फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की मैं बात करूं तो यहां पे तो नेट फोर्स जीरो होता है, जिसके कारण kx should be equals to m1, kx नॉट should be equals to m1 plus m2 into g sin थीटा होता है। तो यहां से x नॉट का जो वैल्यू आएगा इट इज गिवन बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय k इंटू जी साइन थीटा। तो दिस इज द कंप्रेशन इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहला पार्ट तो कंप्लीट हुआ अपना। चलिए जी, पहला पार्ट हमने निपटा दिया, कंप्लीटेड। सेकेंड पार्ट बोलता है द ब्लॉक्स आर पुश्ड अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ दिस अगेंस्ट द स्प्रिंग एंड रिलीज, फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक्स सेपरेट। तो पहली चीज आपको इसको और कंप्रेस करना है। तो यार ये एसएचएम तो नहीं कर रहा, कहीं देख लें, फर्दर कंप्रेस करके देख लें, इसको कर लो सर। तो इसको फर्दर कंप्रेस करते हैं हम लोग, और फर्दर कंप्रेस करके मैं कुछ पार्ट अभी मिटा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए यहां से, थोड़ी देर के लिए कुछ पार्ट्स को मिटा रहा हूं मैं यहां से। बेटा इसको मैं फर्दर कंप्रेस करके यहां पर लेके आया। मैंने इसको फर्दर कंप्रेस किया कितना, x। मैंने इसको फर्दर कितना कंप्रेस कर दिया, x। समझना बात को। तो जब ये सिस्टम यहां पे आएगा तो व्हाट इज द नेट फोर्स एट दिस पोजीशन? यहां पे नेट फोर्स की बात करो भाई। आपने इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स बोला जीरो है, लेकिन जब आप इसको फर्दर x और कंप्रेस करते हो तो एक कोई पोजीशन आती है a, तो नेट फोर्स बताना है यहां पे कितना होगा। नेट फोर्स इज गिवन बाय, बेटा कितना होगा सोचो जरा साहब, नीचे की तरफ आज भी वही लग रहा है m1 प्लस m2 g वाला, m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा, आज भी वही फोर्स लग रहा है, लेकिन इधर स्प्रिंग में एक फोर्स नया लग रहा होगा विच इज गिवन बाय k x प्लस x नॉट। तो इट इज गिवन बाय k x प्लस x नॉट माइनस का m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा। बोलो सही बात है कि गलत बात है यार? सही बात है कि गलत बात है? स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है बेटा, k टाइम्स ऑफ x प्लस x नॉट। स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा, k टाइम्स ऑफ x प्लस x नॉट। तो यार ये x है, ये x नॉट है, बने लगा दिया। नेट फोर्स गिवन बाय के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस का m1 प्लस m2 जी साइन थीटा। सॉल्व किया तो के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस का m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा। अच्छा एक और चीज बताओ, क्या के एक्स नॉट m1 प्लस m2 जी साइन थीटा के बराबर था? क्या के एक्स नॉट m1 प्लस m2 जी साइन थीटा के बराबर था? तो के एक्स नॉट से तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, एंड आप देख सकते हो नेट फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। बेटा फिर से वही बात मैं बोलूंगा कि मैंने कहा कंसीडरेशन क्या किया यहां पे, मैंने पहले ही डायरेक्शन को ले लिया कि फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, नेट फोर्स। मैं पहले ही सोच के बैठा हूं कि नेट फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम है, इसलिए मेरा आंसर यहां पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर वही मैं पहले ऐसे करता m1 प्लस m2 जी साइन थीटा माइनस का के एक्स प्लस एक्स नॉट, तो आंसर यहां नेगेटिव में आता। तो बात समझ रहे हो ना तुम लोग? कंसीडरेशन मैंने पहले ही कर लिया है कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम है, तभी मैंने के एक्स प्लस एक्स नॉट में से m1 प्लस m2 जी साइन थीटा को माइनस किया था। तो हाँ साहब बिल्कुल ये एसएचएम की बातें हो रही है, यहां पे एसएचएम हो सकता है। अब उन्होंने बोला कि भाई आपको वो पोजीशन बतानी जहां पे ये कांटेक्ट ब्रेक कर देता है, यानी कि दोनों ब्लॉक्स का सेपरेशन हो जाना चाहिए, दोनों ब्लॉक्स अब एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहने चाहिए। तो वो कहां होगा? तो इसके लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं, तो वहीं से थॉट क्लियर होने वाला बेटा। तो लेट्स सॉल्व द सेकंड पार्ट। यहां पे एंगल थीटा है, यहां पे हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, मैंने इसको फर्दर कंप्रेस किया और कंप्रेस करके मैं इसको यहां पे लेके आया।
फर्दर मैंने इसको कंप्रेस किया, लेट्स से x डैश सच दैट ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन, ठीक है, एंड दिस इज द पोजीशन जहां पे हम अपने नेचुरल लेंथ पे थे। बेटा ये x डैश गिवन है 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2, ये x डैश आपको गिवन है 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 g साइन थीटा डिवाइड बाय k। ये x डैश हमें गिवन है, ये x डैश हमें गिवन है, ठीक है। तो आपने यहां पे सिस्टम को लाके रिलीज किया बेटा, रिलीज किया मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग बात को अब, हाँ ये 1 और ये 2, यहां पे सिस्टम अभी रेस्ट पे है और यहां से अब मैं इसको छोड़ दूं, जैसे मैं छोड़ूंगा ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके कहीं पे कांटेक्ट ब्रेक होगा, तो मुझे बताओ वो कांटेक्ट कहां ब्रेक हो सकता है। सर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन और यही मैं बोलूं कि हमारा मीन पोजीशन भी है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन और यही मैं बोलूं हमारा मीन पोजीशन भी है बेटा। अच्छा पॉइंट यह है कि सर पहली चीज तो इन दोनों के बीच का कांटेक्ट ब्रेक कहां हो सकता है, क्या वो इक्विलिब्रियम से इधर की तरफ ब्रेक होगा या इक्विलिब्रियम से इधर की तरफ ब्रेक होगा, ये सोचना पड़ेगा है कि इन दोनों का जो कांटेक्ट है वो ब्रेक हो कहां सकता है असल में, क्या वो इक्विलिब्रियम से इधर की तरफ ब्रेक होगा या फिर इक्विलिब्रियम से इधर की तरफ ब्रेक होगा। तो सर एक बार मैं काम करता हूं, सेकंड वाले बॉडी का एफबीडी बना लेता हूं, यहां पे भी और यहां पे भी, और ये भी बताता हूं कि फोर्सेस कहां लगते हैं। तो बेटा मैं सेकंड वाले को ही बना रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले को बना रहा हूं, तो इट इज गिवन बाय m2g sin थीटा m2g sin थीटा, और यहां पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और इसका एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ। सिमिलरली यहां पे आप लिखोगे m2g sin थीटा, यहां पे होगा नॉर्मल रिएक्शन और इसका एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ। बेटा क्योंकि एसएचएम कर रहा है और एसएचएम में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, तो एसएचएम हो रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट केस बेटा जी और दिस इज द सेकंड केस। अब मुझे यह पता करना पड़ेगा कि कांटेक्ट कहां ब्रेक हो सकता है, कहां पे पॉसिबिलिटी बनती है। तो जरा दोनों तरफ मैंने इक्वेशन लिखा, पहले वाले पार्ट में जब मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा, तो इक्वेशन इज गिवन बाय r माइनस का m2g sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू m2a। एक बात बताओ, यहां पे अगर r को मैं जीरो कर दूं, अगर मैं यहां पे r को जीरो कर दूं तो ये माइनस का m2g sin थीटा हो जाएगा और वो बराबर होगा माइनस प्लस का m2a के। पर मजा नहीं आया सर, एक तो प्लस आ रहा है एक तो माइनस आ रहा है, बात नहीं बनी। तो मुझे नहीं लगता कि पहले वाले इलाके में यानी कि इक्विलिब्रियम से इधर ये कांटेक्ट ब्रेक करने वाले, तो यहां पे तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती कांटेक्ट ब्रेक करने की। सेकंड वाले केस को मैं जरा देख लेता हूं। सेकंड वाले केस में मैंने देखा, इक्वेशन लिखी, इक्वेशन बनेगी बेटा कितनी, m2g sin थीटा माइनस का r शुड बी इक्वल्स टू m2a। बेटा अगर मैं यहां पे r को जीरो कर दूं तो r को जीरो करते ही इक्वेशन बनती है m2g sin थीटा बराबर हो जाएगा m2a के। क्या ये बात सहमत है तुम लोग सभी में से? हाँ सर, अभी अच्छा लग रहा है देखने को, दोनों दोनों प्लस प्लस वाले हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि कांटेक्ट वो ऊपर वाले इलाके में छोड़ेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम से इस वाले इलाके में कांटेक्ट ब्रेक होने वाला है। मतलब कांटेक्ट ब्रेक कहां होगा, तो मैं इसको नहीं, यहां नहीं होगा सर, अब जो कांटेक्ट ब्रेक है वो यहां नहीं होंगे बल्कि इस इलाके में कांटेक्ट ब्रेक करेंगे हम लोग। तो ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से सेपरेट कहां होंगे, इधर वाले इलाके में, इक्विलिब्रियम से ऊपर की तरफ, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर की तरफ ये कांटेक्ट को ब्रेक करेंगे। तो बेटा जी यहां से m2 से तो m2 खत्म हो जाएगा और g sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू a। बेटा जी मैंने बोला कि मान लो दिस इज द पॉइंट, जहां पे कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट मानते हैं, दिस इज द पॉइंट x डबल डैश, जहां पे वो कांटेक्ट ब्रेक करे, वेयर द ब्लॉक्स सेपरेट। तो ये वो पॉइंट है जहां पे ये ब्लॉक्स सेपरेट हो जाएंगे, कितने डिस्टेंस पे, x डबल डैश पे। तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर x डबल डैश, तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय k बाय m।
डॉट एक्स डबल डैश कि m बाय के होता है, m बाय के होता है ना, अरे बोलो k बाय m ही होता है ना, शॉक में तो नहीं हो? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन की जगह पे मैं ये बात लिखने जा रहा हूं x डैश, बिल्कुल बेटा जी, ये x डैश मैं फाइंड करूंगा। ये x डैश कितना होगा इसको हम कैलकुलेट करना चाहेंगे कि x डैश की वैल्यू मिल जाए मुझे फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना। तो मैंने बोला यार मीन पोजीशन से कैलकुलेशन लेके चल लेते हैं, x डैश डिस्टेंस पे वो पॉइंट आएगा जहां पे सेपरेशन ब्रेक होगा, x डैश मुझे कैलकुलेट करना होगा। तो बेटा a की जगह पे इट कैन बी रिटन एज k x डबल डैश डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना होगा? m1 प्लस m2, क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए किसी का भेदभाव नहीं करेंगे बेटा, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए किसी का भेदभाव नहीं है। यहां पे k डिवाइड बाय टोटल मास आएगा यहां पे डॉट एक्स डबल डैश। एक्सेलरेशन के लिए किसी का कोई भेदभाव नहीं, बराबरी से हम सबको सॉल्व करेंगे। तो यहां से x डबल डैश की जो वैल्यू आ रही बेटा, इट इज गिवन बाय m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय k। ओहो क्या बात है, ये है क्या आंसर? ये तो देखा देखा सा लग रहा है मुझे कुछ। सो ये क्या है सर? दिस इज द पोजीशन जहां पे, दिस इज द पोजीशन जहां पे कांटेक्ट, इन दोनों ब्लॉक्स का कांटेक्ट जो है वो टूट जाएगा, यानी कि ये वो जगह है जहां पे दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्या ये x नॉट के बराबर तो नहीं आ रहा कहीं? देख लो यार, क्या कहीं x डबल डैश x नॉट के बराबर तो नहीं आ रहा? m1 प्लस m2 बाई के जी साइन थीटा, यहां पे देखो m1 प्लस m2 बाई के जी साइन थीटा। तो पता चला कि सिंस x double dash should be equals to x naught, therefore blocks will separate when the spring comes to its natural length. When the spring comes to its natural length, जब ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगी ना, तब ये ब्लॉक्स एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे बेटा। जब ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ गई, नेचुरल लेंथ में आएगी, यानी कि x डैश x नॉट के बराबर होना चाहिए। अभी तक मैं क्या कर रहा था, मुझे लगा कि कहीं और ये ब्लॉक्स सेपरेट होंगे, बट मुझे पता चला कि कहीं और नहीं, बल्कि नेचुरल लेंथ जब आएगी स्प्रिंग की, तभी ये ब्लॉक्स आपस में क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। यानी कि वो पूछ रहा था ना कि ब्लॉक्स कहां पे सेपरेट होने वाले हैं, फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक्स सेपरेट। सो हमने फाइंड की वो पोजीशन, हमने बोला कि साहब वो पोजीशन तब आएगी जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगी। सॉल्व किया, पता चला x डबल डैश x o के बराबर ही आ रहा है, x डबल डैश x नॉट के बराबर आ रहा है, और बोल दिया कि ब्लॉक्स तभी सेपरेट होंगे जब ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में वापस आएगी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है जी, ठीक है। तो सर इसको क्या जो हमने कंप्रेस किया कोई फायदा नहीं हुआ? कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? आपने इसको कंप्रेस किया, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेशन कहां होगा? पहले वाले इलाके में नहीं सर, दूसरे वाले इलाके में होगा सेपरेशन। दूसरे वाले इलाके में सेपरेशन होगा इक्विलिब्रियम से, मैंने बोला x डबल डैश डिस्टेंस पे ये सेपरेशन होने वाला है बेटा जी। x डबल डैश सेपरेशन पे हमने बोला, क्या बोला कि फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इतने डिस्टेंस पे ये ब्लॉक्स सेपरेट होंगे। ये डिस्टेंस मैंने निकाला तो पता चला ये तो x नॉट के बराबर है, यानी कि स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पे आएगी तो ये ब्लॉक्स सेपरेट हो जाएंगे बेटा। एसएचएम कर रहा है ना बेटा, तो एसएचएम करते करते ऐसे होगा ना, नीचे भेजा छोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर जैसे जाएगा स्प्रिंग होगी अपने नेचुरल लेंथ पे, ये ब्लॉक 1 वाला यहीं रुक जाएगा और 2 वाला भाग जाएगा। क्या इसको जैसे पुश के नीचे छोड़ा तो जैसे छोड़ा ये भागेंगे ऊपर, ये ऊपर भागेंगे, लेकिन जैसे यहां पे आए स्प्रिंग हो गई नेचुरल, उसने बोला भैया भाड़ में दे दुनियादारी, और पहले वाला डब्बा क्योंकि स्प्रिंग के साथ अटैच था वो यहीं रुक गया, दूसरा वाला डब्बा आगे चला जाएगा। हो गए सेपरेट, पहला वाला डब्बा यहीं रुक जाएगा, दूसरा वाला डब्बा आगे चला जाएगा, और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे यहां पे। ठीक है, तो कहां होंगे? जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगी। क्लियर रहेगी बातें? अब आते हैं थर्ड कहानी पे। तीसरी कहानी बोलती है व्हाट इज द कॉमन स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। तो भाई जब ये सेपरेट हो रहे थे तो क्या स्पीड रही होगी ब्लॉक्स की, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, कैसे कैलकुलेट करें? तो मुझे एक बात बताओ, डायग्राम फिर से बना लेता हूं यार, फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डायग्राम बनाना अनिवार्य है।
फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डायग्राम बनाना अनिवार्य है। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन और वो पोजीशन जहां से हमने इसको छोड़ा है। बेटा जी ये तो हमारी वो मेन पोजीशन हो जाएगी, ये वो नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन जहां पे ब्लॉक सेपरेट होंगे, और ये वो डिस्टेंस थी जिस पे हमने इसको कंप्रेस किया हुआ था, एक्स डैश। ठीक है, तो अभी हमारे पास स्प्रिंग कंप्रेस थी, अभी हमारे पास स्प्रिंग कंप्रेस थी, और मैं कह रहा हूं ये पहला वाला बॉक्स, ये दूसरा वाला बॉक्स, यहां पे सिस्टम अभी रेस्ट पे था, यहां पे सिस्टम अभी रेस्ट पे था। बेटा जब सिस्टम रेस्ट पे होता है तो ये बॉडीज रेस्ट पे है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी आई थिंक 0 हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही बोले सर। पर यहां पे अभी एक एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि स्प्रिंग अभी कंप्रेस्ड है, तो देयर विल बी सम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी विच इज नॉट इक्वल टू 0। बात तो सही बोलो सर। अच्छा ठीक है सर, मान गए बात को। यहां पे अगर मैं रेफरेंस ले लूं, और रेफरेंस लेके अगर बात करूं, तो बेटा यहां पे ग्रेविटेशनल के लिए बात कर लेते हैं। तो मैंने लिया यहां पे रेफरेंस, तो रेफरेंस लेने से मैं कहता हूं कि यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। जैसे अपन ग्राउंड को रेफरेंस लेते हैं ना बेटा, जैसे आप ग्राउंड को रेफरेंस लेते हो और ग्राउंड पे बोलते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो mgh वाला बोलते थे वो 0 हो जाएगा, वैसे मैंने यहां पे रेफरेंस लिया और यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 कर दिया। आप कहां पे जा रहे हो? यहां पे, क्योंकि यहां पे दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पे बताइए कितनी वेलोसिटी होगी, बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेयर द ब्लॉक्स सेपरेट। उसने बोला है एट द टाइम ऑफ सेपरेशन क्या स्पीड होगी ब्लॉक्स की। तो साहब यहां से जैसे छोड़ेंगे भागेंगे आगे, तो एक तो यहां पे ए पॉइंट बोल देता हूं मैं, और एक यहां पे बी पॉइंट बोल देता हूं। ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा लूं, क्योंकि सर यहां पे स्प्रिंग फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं है, स्प्रिंग फोर्स के अलावा कोई भी फोर्स और नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि एनर्जी कंजर्वेशन का प्रॉपर इस्तेमाल कर लो। यहां पे साहब ये डिस्टेंस था हमारा एक्स डैश, ये डिस्टेंस था हमारे पास एक्स नॉट, तो ये हाइट निकाल लोगे कितनी होगी? ये हाइट साहब, ये एंगल भी थीटा, ये डिस्टेंस टोटल जो होगी इट विल बी योर एक्स प्लस एक्स नॉट। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस एक्स नॉट साइन थीटा। क्या बात है सर। तो अब आओ बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे क्योंकि बॉक्स के पास वेलोसिटी होगी, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी सर। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ चुकी है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 हो जाएगी। लेकिन सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 नहीं होने वाली, क्योंकि अब हम हाइट पे आ चुके हैं। सो ए पॉइंट पे मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि मैंने रेफरेंस भी यहीं पे ले लिया। जैसे हम बी पॉइंट पे पहुंचे, मैंने बोला भाई वेलोसिटी निकालिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो सकती, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ चुकी है, और क्योंकि अब आप हाइट पे आ चुके हो, तो आपके पास होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो रेफरेंस यहां पे लिया, तो यहां से कितनी हाइट पे आए? एक्स प्लस एक्स नॉट साइन थीटा। रेफरेंस आपने यहां लिया, तो यहां से कितनी हाइट पे आप आ गए हो? एक्स प्लस एक्स नॉट साइन थीटा। तो नाउ लेट्स यूज द एनर्जी कंजर्वेशन यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड बी। भाई साहब ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल किया। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो साहब ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। क्या यही है काइनेटिक एनर्जी? अरे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। यहां पे कितना आपने कंप्रेशन किया? तो आपने कंप्रेशन किया एक्स डैश प्लस एक्स नॉट का, सो एक्स डैश प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, यही तो कंप्रेशन है। इज इक्वल्स टू बेटा हाफ ऑफ
टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर प्लस ऊपर जाते जाते स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। बी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू हाइट h। h का वैल्यू आप देख सकते हो कितना है, x डैश प्लस x नॉट साइन थीटा। अच्छा x डैश कितना था, x डैश कितना था, यहां देखो x डैश है 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 जी साइन थीटा बाई के, और x नॉट कितना था, x नॉट था, मैं लिख देता हूं यहां पे, x नॉट था साहब m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई के। बेटा यहां से दोनों को अगर गौर फरमा के देखा जाए, दोनों को अगर गौर फरमा के देखा जाए, क्या पता चल रहा है कि सर x डैश इज 2 टाइम्स ऑफ x नॉट, x डैश इज 2 टाइम्स ऑफ x नॉट, तो यहां से x डैश की जगह 2 टाइम्स ऑफ x नॉट लिख सकते हो, इससे काम आसान हो जाएगा हमारा। तो x डैश की जगह 2 टाइम्स ऑफ x नॉट। चलिए भाई आओ जरा देखो तो हाइट कितनी आ रही है, 2 टाइम्स ऑफ x नॉट प्लस x नॉट इंटू साइन थीटा, 3 टाइम्स ऑफ x नॉट साइन थीटा। क्या बात है, हाइट मिल गई, हां सर हाइट मिल गई। ये हाइट उठा के यहां पे इस इक्वेशन पुट कर दीजिएगा, ये हाइट उठा के वहां पुट कर दीजिए और x डैश की जगह 2x नॉट पुट कर दीजिए, x डैश की जगह 2x नॉट पुट करते हुए चलिए काम आसान हो जाएगा। तो चलो भाई आओ जरा यहां पे लिख देता हूं, तो हाफ के इंटू बेटा कितना हो जाएगा, 3x नॉट हो जाएगा क्या ये, और इसका स्क्वायर बोलो, अरे 2x नॉट प्लस x नॉट 3x नॉट होता है, शुड बी इक्वल्स टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू h की जगह 3x नॉट साइन थीटा, 3x नॉट साइन थीटा। ठीक है, मुझे क्या लग रहा है अगले पेज पे सॉल्व करना बेहतर रहेगा क्योंकि जगह हमें चाहिए होगी। ये रही इक्वेशन, अब आपको x नॉट का वैल्यू उठा के रखना है सब जगह पे तो काम बनेगा। तो आओ जरा हाफ के 3x नॉट का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू h की जगह 3x नॉट साइन थीटा। बोलो सही बात है क्या, 3x नॉट साइन थीटा, बहुत बढ़िया। तो दिस कैन बी रिटन एज हाफ के इंटू 9x नॉट का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर। एक काम करो यार, x नॉट के वैल्यू भी लगे हाथ साथ में लिख दो, x नॉट का वैल्यू भी लिख दो लगे हाथ, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय k इंटू जी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इंटू 3g साइन थीटा। और बेटा जी x नॉट की जगह फिर से वही बात, m1 प्लस m2 डिवाइड बाय k इंटू जी साइन थीटा। समझ रहे हो, यहां पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, x नॉट का स्क्वायर ये रहा, x नॉट इसका स्क्वायर कर दिया, हाफ एम वी स्क्वायर चल रहा है, यहां पे m1 प्लस m2 3g साइन थीटा लिख दिया, x नॉट की जगह मैंने पूरी वैल्यू पुट कर दी। तो ये कितना बनेगा 9k/2 इंटू m1 प्लस m2 डिवाइड बाय k का होल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर प्लस बेटा जी यहां पे क्या बनेगा g इंटू जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो सर ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 डिवाइड बाय k, और ये m1 प्लस m2 का स्क्वायर होगा असल में, k का स्क्वायर नहीं, सिर्फ m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात है सर, एक k से ये k भी मर जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद 9/2 m1 प्लस m2
का स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय के माइनस में ये इधर आओ 3 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 का स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय के शुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है? सो गए क्या तुम लोग? हाँ मुझे पता है खतरनाक सवाल है ये वाला, बट क्या करें, है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए भाई, एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 खत्म कर दीजिए और यहां पे कहानी बचती है 9। बेटा देखो 9/2 m1 प्लस m2 जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई के माइनस का 3 m1 प्लस m2 जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई के। एक काम करें, m1 प्लस m2 इंटू जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई के, इसको तो निकालते हैं कॉमन, कहानी बचती है 9/2 माइनस का 3 शुड बी इक्वल्स टू v का स्क्वायर बाई 2, है ना, बाई 2 भी आएगा, बाय 2 भी आएगा। तो अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, v का वैल्यू निकालना है। देखो भाई क्या आंसर आ रहा है। हाँ भाई क्या आंसर आ रहा है यार, इसको कैलकुलेट कर लें। 9 3 2 6 9 माइनस का 6 3/2 बनेगा आई थिंक आंसर यहां पे, है ना। तो इसको अगले पेज पे कर लेता हूं। m1 प्लस m2 इंटू अपॉन में k इंटू जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे 9 माइनस का 6/2 शुड बी इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2। बाई 2 से तो 2 मर जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ 3 m1 प्लस m2 इंटू जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय k शुड बी इक्वल्स टू v का स्क्वायर। तो साहब v का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय k इंटू जी साइन थीटा। हाँ फाइनली हमें हमारा आंसर मिल गया। क्या देख रहे हैं हम लोग, इतना खतरनाक पार्ट। हे भगवान, व्हाट इज द कॉमन स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। तो भाई एट द टाइम ऑफ सेपरेशन उनकी जो कॉमन स्पीड होगी वो ये होगी, दिस इज द वेलोसिटी। यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं बात को? तो छापना शुरू करेंगे। भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा उसने जान निकाल दी सर, बाकी तो सच में सिंपल ही था। ठीक है, तो क्या बोले, दो ब्लॉक्स है बेटा, यहां पे जैसे आप इनको छोड़ोगे तो ब्लॉक्स का फोर्स m1 प्लस m2 जी साइन थीटा इसको कंप्रेस करेगा। कितना कंप्रेशन हुआ, x0। एक ऐसा टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर लेंगे, यानी कि अब ना तो इससे नीचे जाएगा ना ही इससे ऊपर आएगा, और इस जगह पे नेट फोर्स हम करते हैं 0। तो बेटा जी ये नेचुरल लेंथ पे था, यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आया, नेट फोर्स को बराबर किया और पता चला जो कंप्रेशन आ रहा था वो कितना आ रहा था, ये वाला। ठीक है, यहां तक तो कोई समझ नहीं, छाप लिया था तुम लोग ने, बढ़िया। फिर हम आगे बढ़े, हमने बोला है ये चेक तो कर ले एसएचएम है कि नहीं है, तो मैंने इसको फर्दर कंप्रेस किया और ज्यादा एक्स, मैंने इसको फर्दर एक्स कंप्रेस किया और फिर नेट फोर्स निकाल के देखा तो ये एफ नेट के एक्स आ रहा है। यहां पे दिक्कत क्या हुई कि मैंने नेट फोर्स में पहले ही आपसे ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स किया, मतलब डायरेक्शन में पहले ही कंसिडरेबल कर रहा हूं यहां पे, और पहले ही डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए सॉल्व करूंगा तो आंसर मेरा प्लस में आ रहा था, बट एसएचएम के लिए तो माइनस का होता है। तो अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने पहले ही ऊपर वाले फोर्स को ले लिया और नीचे वाले फोर्स को बाद में लिया। अगर आप ये करते हैं m1 प्लस m2 जी साइन थीटा माइनस का kx प्लस x0, है ना, तो आपका आंसर सेटिस्फाई होता है। जैसे कि मैं लिख देता हूं एक बार तुम्हारी तसल्ली के लिए, क्योंकि आपने तो पहले ही सोच लिया ना कि भाई जो नेट फोर्स होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होता है। आप पहले ही जानते हो कि नेट फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ लगेगा, इसलिए आपने ये वाला लिखा। मैं कहता हूं कि साहब मैं नहीं जानता हूं कि कहां लगेगा m1 प्लस m2 जी साइन थीटा माइनस का kx प्लस x0। तो एफ नेट की जो वैल्यू होगी इट इज गिवन बाय m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा माइनस का kx माइनस का kx0। अब वही बात होगी भाई, kx0 से तो ये खत्म हो जाएगा, तो एफ नेट बनेगा माइनस का kx। आ गया बेटा? अब तो मानोगे एसएचएम है? हाँ सर अब मान लेंगे एसएचएम है। तो एसएचएम के लिए तो ये बात होती है। हाँ यहां पे आपने इसमें से इसको माइनस किया था, आपने वहां पे पहले डायरेक्शन कंसीडर कर ली। आपने पहले बोल दिया कि भाई नेट फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम होगा, इसलिए जो फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ लग रहा है पहले उसको लिखूंगा, बाद में दूसरे वाले को लिखूंगा। तो आप डायरेक्शन पहले ही कंसीडर कर रहे हो, इसलिए आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन की चिंता ना करते हुए सॉल्व करोगे तो आपको सही चीज मिल जाएगी बिल्कुल। तो एसएचएम तो कर रहा है भाई, है ना, एसएचएम तो कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो सारी बातें लिखी ली थी तुम लोगों ने। फिर हम आ गए
और उसने बोला कि भाई साहब अगर मैं इसको फर्दर पुश कर दूं बाय डिस्टेंस ऑफ x डैश सच दैट x डैश क्वेश्चन में गिवन था 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 g sin थीटा बाय k गिवन है क्वेश्चन में। तो उसने बोला कि अगर मैं इसको फर्दर पुश कर दूं x डैश तो बताओ जरा कि ये कहां पे सेपरेट होंगे। मैंने बोला यार ठीक है, काम करते हैं, दो इलाके बनाते हैं, एक तो इक्विलिब्रियम से नीचे की तरफ, एक इक्विलिब्रियम से ऊपर की तरफ। दोनों इलाकों में मैंने एफबीडी बनाया सेकंड वाले ब्लॉक का, क्योंकि सेपरेट होके अलग से कौन जाएगा, सेकंड वाला ब्लॉक। पहला वाला ब्लॉक तो स्प्रिंग से अटैच है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट सेपरेट होके अलग से कौन जाएगा, सेकंड वाला ब्लॉक जाएगा। तो सेकंड वाले ब्लॉक को हमने बनाया पहले पोजीशन में और सेकंड पोजीशन में। तो पता चला कि पहले वाले केस में तो पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही मुझे, क्योंकि यहां पे माइनस का m2g sin थीटा ma के बराबर हो जाता, मजा नहीं आता। फिर मैं सेकंड वाली पोजीशन पे गया, वहां पे जाके r को जीरो किया तो पता चला भाई कि जो पोजीशन जहां पे ये सेपरेट हो रहे हैं वो इतना आ रहा है, यानी कि फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन x डबल डैश डिस्टेंस पे ये सेपरेट हो रहे हैं। और सर्टेनली मुझे क्या पता चलता बेटा कि x डबल डैश तो x नॉट के बराबर है, और अगर वो x नॉट के बराबर है यानी कि ब्लॉक्स तभी सेपरेट होंगे जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगा। यहां से छोड़ा, ये ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ गई, ब्लॉक m1 स्प्रिंग से अटैच था वहीं रुक गया, अब m2 अकेला जा रहा है ऊपर। तो समझो m1 यहीं रुक गया लेकिन m2 अकेला जा रहा है, यानी कि सेपरेट हो गए यहां पे। तो कहां पे सेपरेशन होगा, उसके नेचुरल लेंथ पे सेपरेशन होगा। तो ये हमारा सेकंड वाला पार्ट था, ठीक है बेटा। x डैश और x नॉट में रिलेशन था, x डैश शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x नॉट, वो तो देख के भी पता चलता ही है हम लोगों को, ठीक है, ये तो देख के भी पता चलता ही है हम लोगों को। फिर हम आगे बढ़े, फिर उसने बोला कि भैया जब वो सेपरेट हो रहे होंगे तो उनकी कॉमन वेलोसिटी क्या है। तो मैंने बोला यार एक काम करो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, क्योंकि यहां पे स्प्रिंग फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स है जो यहां पे काम कर रहा है। तो भाई स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव होता है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर काम कर रहा है तो फिर आप बिंदास होके कंजर्वेटिव फोर्स और एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। तो मैंने 2 पॉइंट्स मार्क किए, ये वाला पॉइंट जहां पे आपने इसको एक्स्ट्रा पुश करके रिलीज किया था, रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 कर दी, इनिशियली वो रेस्ट पे था, फिर ये ब्लॉक ऊपर गया और यहां पे ये नेचुरल लेंथ जैसे यार चेंज किया ये सेपरेट हो गए। बेटा यहां पे रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी यहां पे, और यहीं पे रेफरेंस मानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी मैंने 0 बोल दिया। जैसे हम ऊपर गए तो भाई यहां पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो होगा यहां पे, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ गई है, नेचुरल लेंथ पे आने से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन सर आप क्या देख रहे हो, रेफरेंस से आप हाइट पे आ चुके हो, आपके रेफरेंस पोजीशन से आप हाइट पे आ चुके हो, तो अब आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोले तो mgh, तो हाइट क्या फिर, हमने बोला यहां से कितना डिस्टेंस x डैश प्लस x नॉट, ये एंगल थीटा, तो ये हाइट हो जाएगी x डैश प्लस x नॉट साइन थीटा। रिलेशन कहता है x डैश 2x नॉट है, लिख दिया यहां पे, हाइट मिल गई। भाई एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हाइट को यहां पुट कर दिया और फिर जहां पे x डैश था वहां पे 2x नॉट पुट कर दिया, है ना, सिंपल सी बात है। फिर जब हम फर्दर आगे आए तो हमने कैलकुलेशन किया, x नॉट का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे सबसे पहले, तो x नॉट को पुट करते 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 सॉल्व करते गए, एंड सॉल्व करने के बाद फाइनली वी कम टू नो कि साहब जो v का वैल्यू मिलेगा इट कम्स आउट बी अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 डिवाइड बाय k, और ये सारी बातें अंडर रूट में चलेगी, बाद में g sin थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने छाप ली, डायग्राम बढ़िया तरीके से समझ गए, बहुत ही शानदार बहुत ही प्यारा सवाल था ये। तो अगर तुम चाहो तो इस पे सितारा चमका सकते हो, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको लगे तो उन पे सितारे जरूर चमकाया करो यार, है ना। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। देखो भाई मैं हमेशा कहता हूं फिजिक्स का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखाएगा। तो यहां पे इतना लेंदी क्वेश्चन अगर आपने किया है तो समझ जाओ कि आप बहुत सारी बातें आज सीख चुके हो इस सिंगल क्वेश्चन से, और अगले जो भी सवाल आप करोगे अब आपको दिक्कत नहीं आएगी उनको करने में। तो एक बार अगले क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे, बाकी ये सारी बातें आपने नोट कर ली है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आगे की तरफ इस सेशन का समापन करते हुए। बेटा जी उम्मीद कर रहा हूं कि जो क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए वो आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गए होंगे, ऑल्दो लेंदी हो गया मैं समझता हूं, बट वो क्वेश्चन ही लेंदी था बेटा, ठीक है। बाकी अगले सवाल आपको मिलेंगे आपके अगले सेशन में, तो अगेन इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, उसको मिस मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।